नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ब्रिटिश संसद की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्रिटिश संसद की संप्रभुता क्या है। डाइसी ने लिखा था कि वैधानिक दृष्टि से संसद की संप्रभुता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। डाइसी ने ब्रिटिश संसद के बारे में ये भी लिखा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और वह चाहे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। ये भी डाइसी का ही कथन है। यानी कि सिद्धांत में कहें तो ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। वह जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, जिस ढंग से पसंद करे संविधान में संशोधन कर सकती है और जैसा उसको लगे कि हमें ये कानून बनाना या इस कानून में हमें संशोधन करना, वैसा वो कर सकती है। न्यायालय द्वारा उसके द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करने की शक्ति नहीं है। वहाँ मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने की भी शक्ति संसद के पास ही है। इंग्लैंड में जो संसद की जो सर्वोच्चता है या उसकी जो संप्रभुता है, उसके दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक पक्ष, एक नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में इसका ये तात्पर्य है कि संसद पूरे देश के लिए और किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। और नकारात्मक जो पक्ष है, नेगेटिव जो पक्ष है, उसका तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को वहाँ कोई भी न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता। इंग्लैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका के समान क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून को अवैध घोषित कर सकती है अथवा उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यदि वह संविधान की भावना के विपरीत हो तब ऐसा कानून रद्द कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ की जो कांग्रेस है, जिसे संसद, जैसे इंग्लैंड में संसद कहते हैं, ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, तो वहाँ की जो कांग्रेस है उसके पास सुप्रीम शक्ति नहीं है कानून बनाने की। कानून संविधान के द्वारा बनाया जाएगा और संविधान की मर्यादा में रह के बनाया जाएगा। अगर संविधान की मर्यादा में नहीं है तो न्यायपालिका को उसकी समीक्षा करने का अधिकार है। ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। ऐसी शक्ति ब्रिटेन के किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसी संबंध में डी लोम ने लिखा है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। यानी कि ब्रिटेन की जो संप्रभुता कहें या कानून निर्माण में एक छत्र उसका राज कहें, उसके संबंध में डी लोम का ये कथन बड़ा वो है। इस पे कई बार बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ये सिर्फ ये कोटेशन लिख देंगे कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। व्याख्या कीजिए। तो संसद की संप्रभुता की तीन पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो संसद नहीं बना सकती हो, कि ब्रिटिश संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसे वो नहीं बना सकती हो। यह राजगद्दी के अधिकारों को निश्चित करती है। ये नए प्रदेशों को इंग्लैंड में मिला सकती है। अधीन देशों को ये स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है। सम्राट को गद्दी से उतार सकती है। स्वयं अपना जीवन काल बढ़ा सकती है। यानी कि ऐसे सब काम कर सकती है। इसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, सामुद्रिक आदि सभी प्रकार के विषयों पर कानून बनाने का एक छत्र अधिकार प्राप्त है। दूसरा, संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, कि संसद न केवल साधारण विधियों ही निर्मित करती है बल्कि संविधान में संशोधन या उसे रद्द भी कर सकती है, बने हुए कानून को बदल सकती है। यह संवैधानिक विधि यहाँ बनाती है। वह संविधान में बड़े से बड़े संशोधन कर सकती है। वह पूरी शासन प्रणाली को बदल सकती है। जैसे यदि वह चाहे तो इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित कर सकती है।
यह राज्यसभा को समाप्त भी कर सकती है। तीसरा, जिससे हम संसद की संप्रभुता को समझें कि संसद की विधियां सर्वोच्च हैं, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। कि सम्राट के द्वारा पारित जो भी कानून हैं वो संसद के द्वारा पारित होते हैं, और संसद के द्वारा जो कानून पारित हैं, इंग्लैंड की कोई भी शक्ति उन्हें अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित नहीं कर सकती, भले ही वे अनैतिक हों, अतार्किक हो, गैर कानूनी मालूम पड़े, लेकिन उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल ब्रिटिश संसद ही स्वयं द्वारा पारित कानूनों को परिवर्तित या रद्द कर सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद कानून की दृष्टि से संप्रभु है। लेकिन ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है और परंपराओं पर आधारित देश है, इसलिए उसकी संसदीय संप्रभुता पर कुछ लिमिटेशन है कि वर्तमान समय में संसद की प्रतिष्ठा में काफ़ी कमी हुई है। संसद कैबिनेट के हाथों में एक तरह से कठपुतली बन गई है। रेमजे मोर तो यहाँ तक लिखते हैं कि मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। ब्रिटिश कार्यपालिका संसद को भंग कर सकती है। कानून संसद द्वारा नहीं बनाए जाते बल्कि कैबिनेट के नेतृत्व में बनाए जाते हैं, और कैबिनेट जैसा चाहे वैसा बजट पारित करवाती है। यानी कि ब्रिटेन में संसद की शक्तियों में कमी के कुछ कारण हम यहाँ बताएंगे। पहला कारण है ब्रिटेन की जो संसद की शक्तियों में कमी के, पहला है व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन। कि जो व्यक्तिवाद से प्रारंभ हुआ था आज वो समाजवाद में परिवर्तित हो गया। कि ब्रिटेन में समाजवादी राज्य की स्थापना से राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई, राज्य के कार्य अधिक सामाजिक और कल्याणकारी कार्य होने लगे। इसके फलस्वरूप मंत्रिमंडल का नेतृत्व अपने आप सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। दूसरा है विशाल चुनाव क्षेत्र है। कि इंग्लैंड में जो चुनाव क्षेत्र हैं वो बड़े विस्तृत हैं, और जब कोई उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसे दल के कड़े अनुशासन में बंधे रहना पड़ता है। इसलिए संसद के सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। सदस्य को अपने दल के सचेतक की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है, मतदान देना पड़ता है। इसलिए भी वहाँ जो मंत्रिमंडल है उनकी स्वेच्छाचारिता चलती है, आम जो सांसद होते हैं उनकी नहीं चलती है। तीसरा जो कारण है वो है प्रदत्त व्यवस्थापन। कि संसद की शक्ति में जो कमी का एक अन्य जो कारण है वो है प्रदत्त व्यवस्थापन का सिद्धांत। कि आज संसद द्वारा सिर्फ कानूनों को मोटा रूपरेखा यानी कि अस्थिपंजर ही तैयार करती है। उन नियमों उनको जब क्रियान्वित करना होता है तो उसमें नियम उपनियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को प्रदान कर दिया गया। तो इसको प्रदत्त व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण में वृद्धि हुई है। चौथा जो है जो संसद की शक्ति में कमी का कारण वो वित्तीय नियंत्रण में कमी। कि मंत्रिमंडल ही वार्षिक बजट तैयार करता है, वित्त मंत्री ही उसे संसद में पेश करता है, और यह नियम भी है कि सदन बजट को उसी रूप में पास करता है जिस रूप में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। इसे संसद की स्थिति क्या हो गई है, बड़ी कमज़ोर स्थिति उत्पन्न हो गई है। पांचवा है संसद की प्रक्रियाएं। इस संसद में जो विधेयक पेश होते हैं उनमें ज़्यादातर विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, और सदन का अधिकतर समय उन्हीं पर विचार विमर्श में लगा रहता है। निजी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने के लिए सदन के पास समय नहीं रहता है। इसलिए कंगारू समापन, गिलोटन समापन इत्यादि के माध्यम से संसद में शीघ्र वाद विवाद समाप्त कर दिए जाते हैं। इससे निजी सदस्यों की वाद विवाद की स्वतंत्रता पर एक आघात पहुंचता है, क्योंकि उसको अब बोलने के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। ये तो हुई संसद की शक्तियों में कमी का। अब आता है संसद की जो संप्रभु शक्ति है उस पर और नियंत्रण भी हैं और प्रतिबंध भी हैं, जैसे जनमत का नियंत्रण। कि संसद का जो निम्न सदन है कॉमन सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी भी विधि के निर्माण का साहा नहीं किया जा सकता। जनमत के उल्लंघन का अर्थ है संसद के लिए आत्मघात के समान कि इसे जनता दोबारा चुनाव में जीत के नहीं आने देगी। इसलिए वो जनता के हित में ही कार्य करेगा, जनता के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता।
दूसरा नैतिक बंधन, कि संसद अपने वैधानिक संप्रभुता के बावजूद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल हो। तीसरा प्रतिबंध है परंपराएं, कि ब्रिटिश राज व्यवस्थाएं परंपराओं पर आधारित है और परंपराओं का वहाँ बहुत अधिक महत्व, अपने पिछले कक्षाओं में परंपराओं के बारे में पढ़ा था कि संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो स्थापित परंपराओं के प्रतिकूल हो। यदि ऐसा किया गया तो जनता संसद के विरुद्ध हो जाएगी, और यदि किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तभी संसद द्वारा उसे रद्द कर सकती है, अन्यथा नहीं। चौथा प्रतिबंध है ब्रिटेन की संप्रभुता पर, वह है कानून का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन की शासन की एक विशेषता है कि ब्रिटिश संसद कानून के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि संसद विधि के शासन का, जो ब्रिटिश शासन पद्धति पर का मूल आधार है, उल्लंघन करती है तो गंभीर प्रतिक्रिया होगी, जनता आंदोलन करेगी, उसका विरोध करेगी। और अंतिम प्रतिबंध है अंतर्राष्ट्रीय कानून, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भी संसद की संप्रभुता को सीमित किया गया है। जिस कानून को सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त हो चुकी है उसे ब्रिटेन ने मान्यता दे दी है, इसलिए ब्रिटेन की जो संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध भी किसी भी नियमों का निर्माण नहीं कर सकती, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी वो नहीं जा सकती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड की संसद कानूनी दृष्टि से भले ही संप्रभु हो किंतु व्यवहार में उसकी संप्रभुता सीमित है। वह ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर का एक उदाहरण है। सिद्धांत में ब्रिटिश संसद संप्रभु है परंतु व्यवहार में वह ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संसद देश और राजनीति का केंद्र है। संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण समस्त महत्वपूर्ण निर्णय संसद के मंच पर ही लिए जाते हैं। न्यायालय संसद के निर्णयों का पुनरावलोकन नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन में से संसद का बहुत गहरा संबंध है। केंद्रीय शासन यंत्र के संचालन में उसका हाथ, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसे एक हम कहें कि यह संसद की एक मौलिक विशेषता की सिद्धांत और व्यवहार में वह जो दिखता है वैसा नहीं है। जैसे डिलोम ने कहा कि एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, वो ऐसा कर सकती है लेकिन व्यवहार में वो नहीं कर सकती। सिद्धांत में कानून, क्योंकि उसके ऊपर न्यायालय का प्रतिबंध नहीं है, वहाँ न कोई लिखित संविधान है कि संविधान की शपथ लें और संविधान के अनुसार ही कार्य करें, और उसका उल्लंघन करने पर उनको उसके कानून का अवैध घोषित किया जाता है, जैसे अमेरिका और भारत में। इसे न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहते हैं। भारत में आर्टिकल 13(2) के अंदर ये व्यवस्था उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की कॉमन सभा की, कि कॉमन सभा ही ब्रिटिश संसद है। जैसा रॉबर्ट वॉलपोल ने कहा था कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह कॉमन सभा यानी कि लोक सदन से ही परामर्श लेता है। जब संसद सम्राट को विघटित करता है तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है। बीच में मैं बता दूं कि ब्रिटेन में जो संसद है वो द्विसदनात्मक है। जो निम्न सदन है उसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, और जो उच्च सदन है उसे लॉर्ड सभा कहते हैं। तो लॉर्ड सभा मनोनीत होती है, राजतंत्रात्मक प्रतीक है, और हाउस ऑफ को जो कॉमन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। इसलिए सारी शक्तियाँ आजकल ब्रिटेन की कॉमन सभा में ही है। इसलिए जो संसद की जब अपन बात करें तो कॉमन सभा ही है। इंग्लैंड का जो लोक सदन है वो संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। लोक सदन को व्यवहार में संसद कहा जाता है। न्यूमैन के शब्दों में संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है। सिडनी लोन के अनुसार लोक सदन संसार की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवशाली व्यवस्थापिका है। लोक सदन की शक्तियों और महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि लोक सदन ही संसद का पर्याय बन गई है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह केवल लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अब बात आती है कॉमन सभा की रचना कैसे होती है, कि ब्रिटिश कॉमन सभा में इस समय सदस्य 650 हैं। 2010 में कॉमन सभा में जब आम चुनाव हुए थे तो 650 सीटें निर्धारित की गई थी। ग्रेट ब्रिटेन, यूके
में 650 निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया। यूके यानी कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है यूनाइटेड किंगडम। तो इंग्लैंड से 529 सदस्य होते हैं, वेल्स से 40 सदस्य हैं, स्कॉटलैंड से 59 सदस्य हैं, तो उत्तरी आयरलैंड से 18 सदस्य होते हैं। इस तरह से 650 सदस्य इसके अंदर हैं। इनका चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित है। अब वयस्क मताधिकार क्या होता है? वो न्यूनतम निश्चित संख्या जिसके प्राप्त करने पर हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त होती है, और वो इंग्लैंड में 18 वर्ष है। ये 1970 में ये परिवर्तन कर 18 वर्ष कर दिया गया था। और यहाँ जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य ही चुनाव होता है। भारत में भी यही स्थिति है। कॉमन सभा का एक सदस्य लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इंग्लैंड एक छोटा सा देश है, अपने राजस्थान से भी छोटा है, जनसंख्या भी बहुत कम है, इसलिए 75,000 मतदाताओं का ही प्रतिनिधित्व करता है। अब बात आती है कॉमन सभा के सदस्यों के लिए योग्यता और अयोग्यता क्या है, कि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसमें निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए कि इंग्लैंड का निवासी हो, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में हो, वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हो। ये तो योग्यताएं हैं। और कौन व्यक्ति लोक सदन का सदस्य नहीं बन सकता? जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो, जो विदेशी हो, जो नाबालिग हो, जो पादरी, नगरों के मेयर तथा काउंटियों के शेरिफ हों, वो इसके चुनाव नहीं लड़ सकते। जो शासकीय कर्मचारी हों, यानी कि गवर्नमेंट कर्मचारी भी चुनाव नहीं लड़ सकते। जो किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित होते हो, कि कोई लाभ का, सरकार से कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो प्रत्यक्ष रूप से, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। जो घोर अपराध के लिए दंडित व्यक्ति हो, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। पागल एवं दिवालिया व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा कॉमन सभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है और नए चुनाव करवाए जा सकते हैं। यह विश्वास प्रस्ताव जब उसके मंत्रिमंडल के विरुद्ध आ जाता है तो उसे दोबारा से चुनाव लड़ना होता है। कॉमन सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के अतिरिक्त बिना किराए की रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी। उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश सम्राट यानी कि महारानी के पास पहुंचने का अधिकार है। कॉमन सभा को अपनी कार्यवाहियों के नियंत्रण का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन उसे दंड दे सकता है। सदन किसी सदस्य को अयोग्य ठहरा सकता है और अगर वो अयोग्य है तो उसके चुनाव को रद्द करने का उसे अधिकार है। अब बात आती है कि कॉमन सभा के सदस्यों को क्या वेतन दिया जाता है। तो संसद का अधिकार है, ये संसद उनके वेतनों में परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान में इन्हें 65,738 पौंड वार्षिक वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता, किंतु राज्यसभा की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें कुछ भत्ते दे दिए जाते हैं। संसद का अधिवेशन, कॉमन सभा का अधिवेशन राज्यसभा के साथ ही प्रारंभ होता है। ब्रिटेन में यह प्रथा है कि वर्ष में एक अधिवेशन अवश्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक अधिवेशन भी हो सकते हैं और गणपूर्ति के लिए 40 सदस्यों की निश्चितता की गई है। गणपूर्ति वो न्यूनतम निश्चित संख्या जिसके उपस्थित होने पर सदन की कार्यवाहियाँ का संचालन हो, तो वो न्यूनतम निश्चित संख्या कितनी है? 40।
और लाट सभा की 3, तो गणपूर्ति 40 है। गणपूर्ति समझ गए ना, 2 नंबर का क्वेश्चन। वो न्यूनतम निश्चित संख्या जिसकी उपस्थिति से सदन की या कोई भी व्यवस्था का संचालन हो सके, न्यूनतम निश्चित संख्या जो निर्धारित कर दी जाती है, जैसे यहाँ 40 कर दी गई और लाट सभा में 3 है। इसके अलावा पदाधिकारी भी होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है। इसके अलावा अध्यक्ष के अलावा एक डिप्टी स्पीकर, एक उपाध्यक्ष होता है। इसके अलावा साधन समिति का अध्यक्ष होता है, संसद का लिपिक होता है, सर्जेंट एट आर्म्स होता है, संदेशवाहक होता है। ये इसके पदाधिकारी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉमन सभा विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन है। इससे पहले अपनी बात छूट गई कॉमन सभा की शक्तियां और कार्य, कि कॉमन सभा के कुछ कार्य और शक्तियां हैं जिनको हम 3-4 पॉइंट्स के माध्यम से समझने को प्रयास करते हैं। विधि निर्माण संबंधी कार्य, कि विधि निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश कॉमन सभा की शक्तियां असीम है। ये अपन ने पहले चर्चा कर चुके हैं कि ब्रिटेन के किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से एक विधेयक को कानून बनने के लिए कॉमन सभा की, लॉर्ड सभा की और सम्राट की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें राजा की स्वीकृति तो केवल नाममात्र की होती है। और जहाँ तक लॉर्ड सभा का प्रश्न है, वह किसी भी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है और बजट को सिर्फ 1 माह के लिए विलंब कर सकती है। और कॉमन सभा इंग्लैंड में उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कि ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा का ही है, लॉर्ड सभा का नहीं है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वह उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाता है, वह उस सदन से बहुमत दल का नेता होता है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ कि कॉमन सभा ही कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न, पूरक प्रश्न, उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा। तीसरी जो शक्ति है वह है वित्तीय शक्ति। इंग्लैंड में ये कहावत है कि राज को जनता के अधिकार की वस्तु है, और यही कारण है कि जनता की कॉमन सभा को बजट के संबंध में अंतिम अधिकार दिया गया है। बजट के संबंध में कॉमन सभा का एकमात्र अधिकार है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। उसके द्वारा स्वीकार होने के पश्चात यदि वह 1 माह का समय बीत जाने तक लॉर्ड सभा उसे स्वीकार नहीं करे तो उसको ज्यों का त्यों पारित कर दिया जाता है। इसके अलावा अन्य कार्य कॉमन सभा की जनता की राय की अभिव्यक्ति, क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो जनता चाहती है वही कॉमन सभा करती है। लोगों को शिक्षण देना, कि जनता जब वो भाषणों के द्वारा या अन्य माध्यमों से जनता को जागरूक करती है, राजनीतिक चेतना जागृत लाती है, और जनता की शिकायतों तथा कष्टों को सुनना, ये भी कॉमन सभा का कार्य है। क्योंकि कॉमन सभा देश का एक तरह से दर्पण है। अब बात आती है विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन। सर एडवर्ड कोक ने लिखा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि है तथा पूर्ण है कि उसकी सीमाएं में नहीं बांधा जा सकता। कॉमन सभा विश्व में की निम्न सदन में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने के क्या कारण है, वो अपन ने पिछले उसमें भी बताया। संसद की संप्रभुता में भी वही चीज़ यहाँ आएंगी। कॉमन सभा संसद का पर्यायवाची बन गई है, कि ब्रिटेन में संसद शब्द व्यवहार का में मतलब कॉमन सभा से है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि वह केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, कि इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, इसकी कार्यवाहियों का कोई भी न्यायिक पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। न्यायालय कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को, किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती। संविधान में संशोधन का अधिकार कॉमन सभा को है। जिस ढंग से साधारण कानून पारित किए जाते हैं उसी ढंग से संवैधानिक कानून भी पारित किए जाते हैं। और चौथा है लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी, कि कॉमन सभा की तुलना में लॉर्ड सभा की स्थिति बहुत कमज़ोर है। वह साधारण विधेयक को 1 वर्ष और वित्त विधेयक को सिर्फ 1 माह रोक सकती है। कार्यपालिका पर कॉमन सभा का ही नियंत्रण होता है, इसलिए कॉमन सभा ही अत्यधिक शक्तिशाली है।
तो ये हमने विश्व में प्रथम शक्तिशाली सदन है उसकी बात की। अब हम बात करते हैं कि लोक सदन और प्रतिनिधि सदन में तुलना, क्योंकि हमारा जो ये संविधान पढ़ने का जो उद्देश्य है वो विश्व के देशों से तुलना करना है कि किस देश से किस चीज़ की पद की तुलना की जाए। तो इसको हम अमेरिका से तुलना करके हम अध्ययन करेंगे कि व्यवस्थापिकाएं द्विसदनात्मक होती हैं आजकल। अमेरिका में कांग्रेस जो व्यवस्थापिका है, कांग्रेस कहते हैं उसे, इंग्लैंड में उसे संसद कहते हैं, भारत में संसद कहते हैं और जापान में उसे डाइट के नाम से जानते हैं। ये द्विसदनात्मक है। इंग्लैंड में जो कॉमन सभा के 2 सदन अभी अब मैंने आपको बताया, हाउस ऑफ कॉमन और लॉर्ड सभा। अमेरिका में अमेरिका में ये प्रतिनिधि सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, ये 2 सदन हैं। तो इन दोनों की रचना, कार्य और इस आधार पर हम इसकी तुलना करेंगे। तो लोक सदन और प्रतिनिधि सदन 2 अलग अलग अपन। लोक सदन कहाँ का? इंग्लैंड का। प्रतिनिधि सदन कहाँ का? अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो लोक सदन जो इंग्लैंड का लोक सदन बहुत ही शक्तिशाली है, वह निम्न सदन है और ये संसद का पर्यायवाची बन गया है। अमेरिका का प्रतिनिधि सदन एक दुर्बल निम्न सदन है और ऊपरी सदन का पिछलग्गू बन गया है, यानी सीनेट ज़्यादा शक्तिशाली है वहाँ पर। दूसरा है, इंग्लैंड में कार्यपालिका लोक सदन के अधीन है और लोक सदन उसके को अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। लेकिन अमेरिका में कार्यपालिका का प्रतिनिधि सदन से कोई विशेष संपर्क नहीं रहता है और सदन राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों को अपदस्थ नहीं कर सकता है। तीसरा अंतर है, इंग्लैंड में व्यवस्थापन के क्षेत्र में लोक सदन की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। लोक सदन द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक, वित्त विधेयक में लॉर्ड सभा क्रम से 1 वर्ष या 1 माह का विलंब कर सकती है। अंतिम शक्ति लोक सदन के पास है। अमेरिका में व्यवस्थापन के क्षेत्र में दोनों सदन समान रूप से शक्तिशाली हैं। कोई भी विधेयक उस समय तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह दोनों सदनों द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए। चौथा अंतर है, इंग्लैंड में देश का नागरिक किसी भी चुनाव क्षेत्र से लोक सदन का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका में व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके चुनाव क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है। पांचवा जो तुलना है, ब्रिटेन में कोई दूषित चुनाव क्षेत्रों को परिवर्तित करने की परंपरा नहीं है, लेकिन अमेरिका में चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करते समय जेरीमेंडिंग की दूषित प्रथा का प्रयोग किया जाता है। अपन अमेरिका का संविधान पढ़ाएंगे तब इसे बताएंगे कि जो सत्तारूढ़ दल होता है वो अपने हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों को सीमांकन कर लेता है, इसी जेरीमेंडिंग पद्धति कहते हैं। ये ब्रिटेन में नहीं है, अमेरिका में है। छठा है, ब्रिटेन में स्पीकर किसी भी दल से अपना संबंध नहीं रखता है और पूर्णतः निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सदन में स्पीकर अपने दल से संबंध रखता है और सदैव ही दल के पक्ष लेता रहता है। इंग्लैंड में संवैधानिक कानून भी साधारण कानून की प्रक्रिया से ही पारित होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कानून के विषय में निर्णायक शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा को इस संबंध में निर्णायक शक्ति प्राप्त नहीं है। सीनेट प्रतिनिधि सभा की इच्छाओं पर अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है। लोक सदन द्वारा पारित किसी भी विधेयक का इंग्लैंड में न्यायिक पुनरीक्षण नहीं हो सकता। अमेरिका में व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक का न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है तथा न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। नवा है, लोक सदन की समितियां तुलनात्मक दृष्टि से कम शक्तिशाली हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सदन की समितियां ज़्यादा शक्तिशाली हैं। लोक सदन की गणपूर्ति केवल 40 सदस्य है और अमेरिका की प्रतिनिधि सदन की गणपूर्ति कुल संख्या का बहुमत रखा गया है। तो इस तरह से हमने ब्रिटेन की संसद के बारे में बात की और अमेरिका की जो प्रतिनिधि सदन और लोक सदन में तुलना की। धन्यवाद।